हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, फंडामेंटल राइट का अगला सीरीज लेकर आया हूँ। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है। देखिए ये अनुच्छेद 13 जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। जो 13 है वो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हो उसको रिव्यू करना, उसको देखना कि ये चीज़ें सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था जुडिशियल रिव्यू का, वो देखिए अमेरिका ओरिजिन है। 803 में एक केस आया था मार्बरी वर्सेस मेडिसन केसेस में 1803 में अमेरिका में, और इसका ओरिजिन हुआ था जुडिशियल रिव्यू का, ये हुआ था अमेरिका से। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए आर्टिकल 13 जो है वो राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। मतलब आप समझ जाइए कि ये हमारी मौलिक अधिकार जो है सिटीजन का, उसके प्रति कि कोई इसको निकाल के फेंक ना दे, उसको हटा ना दे, तो उसके लिए ये गारंटी प्रदान करता है आर्टिकल 13। अब समझिए आर्टिकल 13 में 4 कंसेप्ट है, इसके 4 क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या है कि देखिए पहला क्लॉज ये है कि जो भारत संविधान 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके पहले बहुत सारे ऐसे कानून थे, ऐसे लॉ था, वैसे विधियां थी, उनके बारे में है कि वो यदि कानून हमारे भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है, तो क्या होगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नल एंड वाइड नहीं होगा, पूरी चीज को आप समझिए। दूसरी चीज 13 क्लॉज सेकंड में यह कह रहा है जो 26/1/1905 के बाद के कानून जो बना है उसके बारे में है। और जैसे 13(3) कह रहा है विधि क्या है, जो इसमें कानून की जो विधियां की बात हो रही है उसको एक्सप्लेन करता है 13(3). विधि का मतलब जैसे अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना आदि, ठीक है, उसके बारे में है 13(3). और 13(4) है क्लॉज 4, जो ये कहता है कि कोई भी चीज यदि 368 से अमेंडमेंट किया जाए फंडामेंटल राइट को, तो वो नल एंड वाइड नहीं होगा। ठीक है, ये शील्ड है, ये प्रोटेक्शन है। अभी हम बात करेंगे इन 3 चीजों का, 13A, 13(2), 3 और 4 का। इसको थोड़ा सा अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ये भी बहुत लंबा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो पहले की कानून है 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बहुत सारे कानून आज भी चल रहे हैं। वो कानून यदि असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है भाग 3 से, मौलिक अधिकार से, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 डॉक्ट्रिन देखो आया था। इन 2 में, फर्स्ट और सेकेंड वाले में देखिए अलग अलग केस में डॉक्ट्रिन आया था, सिद्धांत आया था। और मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 13 जो है ना, वो पूरे जितने भी संविधान है ना उसके अकेले आर्टिकल 13 बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल रहा है और नए नए संशोधन हुए हैं। ठीक है ना, और ये जो पावर है न्यायपालिका का, लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी का टसल बहुत पैदा किया, क्रांति करी है इस आर्टिकल 13 ने। तो देखिए इसका 2 सिद्धांत आया था। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आया था AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 में एक केस बना था, और इसकी तरह में ये वाला जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिद्धांत है, ये ओरिजिन हुआ था। अब ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए ये इस केस को, AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 में। ठीक है, ये जो लागू होता है ये प्री और पोस्ट लॉ दोनों पर लागू होता है। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून था और उसके बाद जो कानून है, दोनों के दोनों पे ये लागू होता है। तो ये देखिए ये है क्या। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और ये आया था भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में। और ये बरार मोटर अमेंडमेंट एक कानून था, इसके ऊपर ये सिद्धांत आया था। तो देखिए पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखिए गोपालन केस में हुआ क्या था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, उसके सेक्शन 14 जो है ना, सेक्शन 14 क्या हो रहा था कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहा था। तो इसको क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा था, देखिए इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से देखिए, मान लीजिए जैसे आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना फोटो लगाते हैं ना, तो क्रॉप करते हैं ना, फोटो लगाते हैं तो फोटो को क्रॉप करते हैं कि भाई हमारा इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्रॉपिंग का सिद्धांत है, क्रॉप का सिद्धांत है। वो कैसे कि देखो ये कहता है कि मान लो कि जो कानून बने हैं या बाद में बने थे, वो कानून मान लो कि ये पूरी की पूरी 4 सेक्शन है, 1, 2, 3 और 4 सेक्शन। अब इन पूरा कानून में जो कानून बना है, मान लो कि इसके सेक्शन 3 वाला जो है ना, वो
इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, मतलब फंडामेंटल राइट के साथ इसका अच्छा व्यवहार नहीं है और ये दोनों अपन कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ऐसा होना चाहिए नल एंड वाइड का मतलब आप समझेंगे कि पूरी की पूरी कानून को ही खत्म कर दिया जाए, तो नहीं। इस डॉक्ट्रिन में ये आया था कि जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मान लीजिए कि ये सेक्शन 3 वाला पार्ट है जो कि फंडामेंटल राइट के साथ कंट्राडिक्ट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, उसको क्या करना है, इसको रिमूव कर दिया कर देना है। जैसे वैसे ना आपने पिक्चर ली व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डीपी डालना है, बगल में कोई दूसरा वाला झांक रहा है ऐसे और झांक रहा है, तो आपने कहा कि भैया ये जो झांक रहा है इस बंदे को तो हटाएंगे हम, तो आपने क्या किया, उसको क्रॉप कर दिया और जो आपका था इमेज उसी को आपने क्या कहा, रखा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा है तुम लेवल लैंग्वेज में समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इस सिद्धांत में ये कह रहा है, देखिए इस केस में आया था, ये मोटर व्हीकल एक्ट था जो मध्य प्रदेश में हुआ था और इसमें ये क्या था ना, इसको पावर दिया था स्टेट गवर्नमेंट के कि जितने भी मोटर वाहन है ना उसको कब्जा कर लो। तो ये आर्टिकल 91G को क्या कर रहा था, 91G को क्या कर रहा था, ये इनकंसिस्टेंट था, उसके साथ नहीं हो रहा था, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के साथ ये गलत व्यवहार कर रहा था। तो देखो इसमें क्या हुआ ना, इसमें ये कह रहा है कि देखो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, वो लॉ, वो कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना है। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि पहले तो पूरी की पूरी आपको खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। अब मैं वो कह रहा है कि जैसे देखिए आर्टिकल 91G के साथ इनकंसिस्टेंट हो रहा था ये मोटर व्हीकल जो एक्ट था, संशोधन था, अमेंडमेंट था 1955 का। तो इसमें ये कहा कि देखिए इक्लिप्स का मतलब शैडो करना होता है। शैडो करने का मतलब होता है कि देखिए ये डेड नहीं होगा, मतलब ये खत्म नहीं होगा, लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो सुस्त अवस्था में चला जाएगा, सुस्ती ले लेगी उसको, वो स्लीपिंग मोड में रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो जग नहीं सकता है, और जगेगा कब, मान लीजिए कि इसी में संशोधन कर दिया जाए, और जब संशोधन करा जाए आर्टिकल 19 में, और ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, जो दूसरों को टकराव पैदा कर रही है, ये टकराव पैदा करना छोड़ देगी। तो इन केसेस में यदि आपने इसी में अमेंडमेंट कर दिया और ये कंसिस्टेंट हो गया फंडामेंटल राइट के साथ, तो होगा क्या कि ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक और चीज देखा इसमें कि जो सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, अब भाई सिटीजन के लिए ही इनएक्टिव केस में जा रहा था, मतलब सुस्त अवस्था में खाली वो लोग जो भारतीय हैं, जो सिटीजनशिप ग्रहण कर रखे हैं, उन्हीं के लिए जाएगा। जो नॉन सिटीजन है ना, उन पे ये लागू हो रहा था, ठीक है ना। तो यदि कंसिस्टेंट कभी भी इस कानून में बदलाव होता है और वो फंडामेंटल राइट जो आपके मौलिक अधिकार है भाग 3 पार्ट वाला, के साथ कंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट होने का मतलब दोनों का तालमेल हो जाती है, तो इन केस में क्या होगा, फिर से वो एक्टिव हो जाएगा वो वाला क्लॉज। जो मान लो कि तीसरा वाला जो सेक्शन है ये इनकंसिस्टेंट था, अब ये वाला फिर से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये 2 के 2 सिद्धांत लागू हुआ था, ठीक है ना। और ये आपके आर्टिकल 13 है, उसके देखिए फिर जो 13(3) है वो विधि के बारे में बता रहा है। अब जो विधि का यूज हुआ है इसमें, अब इसको देखेंगे कि विधि है क्या। तो विधि में इन्होंने ये बताया है इस आर्टिकल 13 में कि जैसे अध्यादेश है, हम किस विधि की बात कर रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे कानून हैं जिसको अपने पार्लियामेंट ने बनाया और वो इनकंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट के, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब तालमेल नहीं चल रही है, जैसे अध्यादेश हो, आदेश हो रहा है, कोई ऐसा नियम, अधिसूचना आदि ऐसे चीज हैं जो उसके साथ इनकंसिस्टेंट हो रहा है, उसके बारे में ये ज्ञान है। अब देखिए